गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कमिंग ऑफ यूरोपियंस के बारे में, पार्ट 1 इन दिस सीरीज़। वास्को डी गामा 1498 में जो पोर्तुगीज़ था वो फर्स्ट था जो इंडिया में आया था। सबसे पहले वो कालीकट, जो आज जिसको कोझिकोड कहते हैं, केरला में, वहाँ पे सबसे पहले पहुँचा था और वहाँ के किंग से मिला था और ह्यूमिलेट किया था। ऐसा कुछ इंसिडेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका के नीचे से होके जाता है, वहाँ से ये आया था फर्स्ट टाइम पे। और जिस समय आया था उस समय इंडिया में लोधी डायनेस्टी थी, ये याद रखिएगा। उसके बाद पोर्चुगीज़ के बाद 1595 में डच आए थे। उसके बाद 1600 में इंग्लिश आए थे एंड 1664 में फ्रेंच आए थे। सबसे इम्पोर्टेंट आप देखेंगे कि इसके अंदर कि पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए थे इंडिया में और सबसे लास्ट में भी इंडिया से पोर्चुगीज़ ही गए। गोवा से बहुत लास्ट बाद में गए, इंडिपेंडेंस के भी बहुत बाद में वो यहाँ से गए थे। आगे देखते हैं। इंग्लिश और फ्रेंच आग राइवल्स थे इंडिया के अंदर, एक दूसरे से हमेशा लड़ते ही रहे वो। और उनके बीच दो इम्पॉर्टेंट कैनेटिक वॉर्स हुई है जिसमें हमेशा इंग्लिश ही जीते हैं और फ्रेंच को ह्यूमिलेशन फील करना पड़ा लास्ट में। आगे देखते हैं। इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में कैसे आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई। पहले तो ये लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड के लिए आई थी यहाँ पे, बट फिर इन्होंने देखा यहाँ पे तो इंडिया तो सोने की चिड़िया है और यहाँ के रूलर्स इतने वीक हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना राज किया जाए यहाँ पे। यहाँ नॉर्दर्न इंडिया से तो ये आ नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या, कोलकाता वाली साइड, जो बंगाल वाली साइड से, वहाँ पे इन्होंने एंट्री करने का सोचा। वहाँ पे उस समय रूलर था राजा सिराजुद्दौला। उनको उसने कुछ, जो लॉर्ड क्लाइव था इनका, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय हेड था, उसने क्या है, ब्राइब्स क्या कह सकते हो, गिफ्ट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट लग्जरी गिफ्ट्स वगैरह दे के और उसको पटा लिया। और वहाँ पे उसने ट्रेड करने के लिए उनसे साइन सिग्नेचर करवा लिए राजा सिराजुद्दौला से। मगर इनका रियल इंटेंशन तो रूल करना था, तो इन्होंने क्या किया, फोर्टिफिकेशन चालू कर दिया वहाँ पे कोलकाता के अंदर। ये जब सिराजुद्दौला को पता चला तो उसने इस पर ऐतराज़ जताया, मगर लॉर्ड क्लाइव नहीं माना। और लॉर्ड क्लाइव ने तब तक क्या है कि बहुत सी सेना इकट्ठी कर ली थी। जो शिप्स जो जाते थे उसमें कहता था कि भाई कुछ लेके आ रहा हूँ, और जो शिप्स में लेके आने की बजाय वो जो ब्रिटिश से वहाँ से सोल्जर्स लेके आ जाता था और बंदूकें वगैरह सब लेके आ गया था, एमिनेशंस वगैरह। तो जब लड़ाई होती है लॉर्ड क्लाइव की सिराजुद्दौला से, तो लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है, क्योंकि एक तो उसका कॉन्स्पिरेटर होता है मीर जाफ़र, जो उसका खुद का मामा होता है, इसका जो सेनापति होता है सिराजुद्दौला का, वो हेल्प करता है लॉर्ड क्लाइव की और वो दरवाज़ा वगैरह खोल देता है, ऐसा कुछ है। कुल मिला के बैटल ऑफ प्लासी, जो फर्स्ट बैटल, इंपॉर्टेंट बैटल होती है ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में, उसके अंदर ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, कोलकाता के अंदर मीर जाफ़र को एज ए पपेट किंग बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प करी होती है इस वजह से, और ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं बेरोक टोक। उसके बाद क्या होता है, मीर जाफ़र मर जाता है। उसके बाद उसका बेटा मीर कासिम आता है। मीर कासिम को पपेट बने रहना और ये सब पसंद नहीं आता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है। तो वो क्या करता है, आसपास के प्रेजेंसरी स्टेट्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, जैसे सिराजुद्दौला अवध का और शाह आलम सेकंड उड़ीसा का, उनके साथ मिलके लॉर्ड क्लाइव से लड़ाई करता है बैटल ऑफ बक्सर के अंदर। बट क्योंकि बहुत ही एडवांस्ड होते हैं ब्रिटिशर उस समय, वेपन्स उनके बहुत ही एडवांस होते हैं, इस वजह से वो जीत जाते हैं। और यही जो बैटल ऑफ बक्सर है, ये ऑनसेट करता है ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर। ये मतलब ब्रिटिशर्स को इस बैटल को जीतने के बाद उनको ऐसा लगता है कि भाई हाँ, हम इंडिया पे राज कर सकते हैं, हम इतने कैपेबल हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो लॉर्ड क्लाइव जब गवर्नर होता है बंगाल का, तब एक ग्रेट फेमाइन आता है बंगाल के अंदर, तब ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है बंगाल पीपल की, और बहुत जने उस समय बहुत जने लोग मर जाते हैं। लॉर्ड क्लाइव के बाद जो गवर्नर आता है, एक्चुअली गवर्नर जनरल आता है, गवर्नर सिस्टम खत्म हो गया, गवर्नर जनरल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी में। वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहला गवर्नर जनरल है ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में। उसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1790 में। इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो हुए हैं इस समय वो हैं कि श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी साइन होती है टीपू सुल्तान के साथ में इन द थर्ड मैसूर वार। उसके अंदर श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी में क्या होता है कि टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को ये क्या करते हैं, अपने पास में रख लेते हैं और कहते हैं कि इतना पैसा चुकाना पड़ेगा वरना हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, ऐसा कुछ होता है उसके अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस है जो होता है वो होता है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ये स्टार्ट करता है, जिसको कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम। जैसे बंगाल में जैसे उस समय रूल कर रहे होते हैं ब्रिटिशर्स, तो ये क्या करते हैं, एक ज़मींदारी दे देते हैं। बहुत से गाँवों का एक ज़मींदार होता है, उसको बोलते हैं कि तुम्हें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, हम तुमसे लेंगे,
इनको कोई मतलब नहीं है, मतलब उस साल बारिश आई नहीं आई, अकाल पड़ा या फ्लड्स आ गए, इनका बस है कि हमको इतना इस साल का चाहिए। तो ज़मींदार क्या करता था कि जितना ये बोलते उतना तो करता था, वो अपनी तरफ से और मांग लेता था और उसको झूठ बोल देता था कि इतना ही कलेक्ट हुआ है। तो ये सिस्टम फेल हो गया, और जो भी प्रजाति और जो भी इंडियन पीपल थे वो भी बहुत ज़्यादा इसने उनको बहुत दुख पहुंचा है। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ले आता है 1799 में। लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पे क्या होता है कि पहले हमने देखा था थर्ड मैसूर वॉर के अंदर श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी साइन हुई थी टीपू सुल्तान के साथ में। इसके बाद टीपू सुल्तान कहता है भाई कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब लड़ लो, और तो उसके बाद मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर फोर्थ मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान जाता है लड़ने बैटल में, और फाइनली वो उस बैटल में मारा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो हुआ था इसमें लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पे वो है कि आगरा प्रोविंस और मद्रास प्रेसिडेंसी इनको भी ये कैप्चर कर लेते हैं, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो जाता है यहाँ पे भी। आगे देखते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो हुए हैं वो है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के अगर अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी टेरिटरी को एनेक्स कर सकते हैं। कर्नाटक में रानी चन्नम्मा होती है, वो इसके लिए फ़ाइट करती है बट नहीं जीत पाती है, इनको रोक नहीं पाती है। इम्पॉर्टेंट हमने देखा था एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो पहला आया था जमींदारी, उसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स इंडिया में लेके आए थे। वो एक तो है साउथ में रेवटवारी सिस्टम, और उसको मुनरो सिस्टम भी बोलते हैं, मद्रास में लागू हुआ था। इसमें था ऐसा था कि जो भी इंडिविजुअल कल्टीवेटर होता था वहाँ पे ये लोग जाते थे, इनके ऑफिशियल जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और वहाँ की सॉइल टाइप वगैरह और जो भी इस साल बारिश कितनी रहेगी ये सब देख देख के, और फिर ये कहते थे कि भाई इस साल इतना लैंड रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे। पहले से उसको बोल के आते थे किसान को कि भाई ये जो जितना भी तुम्हारा निकलेगा उसमें से इतना हमारा हिस्सा होगा। ऐसे ही एक और सिस्टम था नॉर्दर्न इंडिया में, महलवारी सिस्टम, जिसको कि विलेज सिस्टम बोलते हैं। इसमें जमींदार सिस्टम से ये थोड़ा अलग है। जमींदार सिस्टम में ऐसा होता था कि जमींदार सिस्टम में तो बहुत सारे 100 विलेजेस पे एक जमींदार होता था। इसमें महलवारी सिस्टम विलेज सिस्टम है। इसमें ये क्या करते थे कि हम कलेक्ट जमींदार से नहीं करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार से पैसा कलेक्ट नहीं करके विलेज हेड जो होगा उससे कलेक्ट करेगी, और विलेज हेड का ये जिम्मा होगा कि वो जो भी किसान उस विलेज में रहते होंगे वो उससे कलेक्ट करके विलेज हेड को देंगे, और विलेज हेड फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। थैंक यू।